बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक घरों में मेरी आवाज़ जा रही हो, सुन रही माताओं और बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन सब साथियों ने आपके सामने इस 9 महीने में जो नई सरकार प्रदेश में बनी इसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा करी। एक एक बात आपको खुल करके बताई कि इस 9 महीने में किस किस्म के हालात प्रदेश के रहे, हम किन किन परिस्थितियों से जूझते रहे। इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की महामारी में सरकार की जो जिम्मेवारी थी, सरकार ने उस जिम्मेवारी को निभाने की बजाय आम लोगों के सामने परेशानियां खड़ी की। साथियों, जब सरकार बनी थी, जब चुनाव हो रहा था, तो प्रदेश के लोगों की मंशा थी कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो, क्योंकि भाजपा के 5 वर्ष के पिछले शासनकाल में जिस प्रदेश का भाईचारा पूरा देश और दुनिया में जाना जाता था, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजकुमार सैनी की पीठ पे हाथ रख करके हमारे प्रदेश के आपसी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करी थी। इस किस्म के अनेक जगह पे भाषण कराए गए जिससे हमें ना केवल बांटने की कोशिश की गई बल्कि आपस में कैसे जहर बढ़े इस बात के प्रयास भी हुए। 35 और 36 जात के नारे दिए, जाट आरक्षण के नाम के ऊपर आरक्षण देने की बजाय 32 नौजवान बच्चों को बिना मतलब मौत के घाट उतार दिया। इसलिए लोगों के मन में बहुत सरकार के प्रति गुस्सा था और लोग चाहते थे कि बीजेपी जाए। लोगों ने जब वोट डालने का समय आया, उस वक्त में जहां जो कोई प्रत्याशी भाजपा को हराने में सक्षम हो रहा था, लोगों ने कोई राजनीतिक दल नहीं देखा, आंख बंद करके भाजपा के खिलाफ वोट डाल करके जीतने वाले प्रत्याशी को विधानसभा में भेज दिया। 10 ऐसे लोग भी जीत करके आए थे जो लोगों के बीच में जाकर के कहते थे हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, जो भाजपा के ऊपर कटाक्ष करते थे और कहते थे कि कातिलों की सरकार है, अगर हम सरकार में आए तो जिन लोगों ने कत्लेआम कराया उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। वो 10 लोग ये भी कहते थे कि अगर हमारी सत्ता में कहीं भागीदारी हुई, अगर सत्ता हमारे हाथ में आई तो बुजुर्ग को मान और सम्मान के रूप में 5100 रुपये पेंशन देंगे, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। वायदे करते थे 24 घंटे बिजली और पानी देंगे। सरकार बनी, लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट डाला, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख करके अपने स्वार्थ के लिए कैसे सत्ता पे काबिज हो सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर के बैठ गए। लाखों लोगों की जो भावनाएं थी, लाखों लोगों ने जिन्होंने उनको वोट देकर के ताकत दी थी, ना केवल उनके साथ विश्वासघात किया बल्कि जिस पार्टी ने उनको राजनीतिक पहचान बनाने का काम किया था, उस राजनीतिक पार्टी के पीठ में भी छुरा घोंपने का काम किया। जिस व्यक्ति को कोई इलाके में जानता नहीं था, ऐसे लोगों को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बड़े बड़े पदों पे बैठा करके उनकी पहचान बनाने का काम किया।
साथियों, जब सरकार बन गई थी तो उम्मीद तो ये करते थे कि नहर का पानी आएगा, उम्मीद करते थे बिजली 24 घंटे मिलेगी, उम्मीद करते थे नए स्कूल और कॉलेज बनेंगे, उम्मीद करते थे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नौकरी मिलेगी, उम्मीद करते थे पेंशन बढ़ेगी और उम्मीद करते थे किसान का कर्जा माफ होगा। लेकिन इस 9 महीने में ये सारे काम करने की बजाय 9 महीने में 9 बड़े घोटाले करने का काम किया। सबसे पहला घोटाला धान का घोटाला हुआ। मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री के सामने कहा था, मंडी में किसान धान बेचने गया, उसकी जेब पे डाके डल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप केवल ये बता दो कि जो डाका मार करके पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जो नमी के नाम पे 250 से 300 रुपए क्विंटल के कम दिए जा रहे हैं, वो किस व्यक्ति के खाते में जा रहे हैं? मैंने पूछा, सरकार के खजाने में आ रहे हैं या जो एजेंसी इसकी खरीद कर रही है उसके खाते में जा रहे हैं, या उस मिलर के खाते में जा रहा है जिसके धान उठ करके मिल में जाएगा, या उस आड़ती के खाते में जा रहे हैं जिसकी दुकान पे धान की तुलाई हो रही है? मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं था। कहने लगा इंक्वायरी कराएंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लॉकडाउन लग गया, महामारी आ गई। इस महामारी में जहां लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ना चाहिए था, जहां लोगों में ये विश्वास सरकार को पैदा करना चाहिए था कि आपके जान माल की जिम्मेवारी हमारी है, किसान के खेत के अंदर जो फसल पक करके तैयार है उसका एक एक दाना खरीदना हमारी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री ने जब हमारे साथ बातचीत करी टेलीविजन के ऊपर, जब उसने एक राजनीतिक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी में मुझे भी मेंबर बनाया गया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसके मेंबर थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हो रही थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया था कि अब की बार किसान की गेहूं की खरीद में देरी हो सकती है, लेकिन एक एक दाना खरीदेंगे, बोनस के रूप में 200 रुपया क्विंटल का भी देंगे। साथियों, 200 रुपया क्विंटल तो बहुत दूर चला गया। जिस गेहूं की पेमेंट 24 घंटे में हो जाती थी, इस बीजेपी की सरकार ने किसी किसान को महीने में पैसा दिया, किसी को 1.5 में दिया, किसी को अब तक भी नहीं मिला। ना केवल किसान का पैसा जो था उसको रोक करके ब्याज खाने का काम किया, बल्कि आड़तीय का पैसा आज भी सरकार ने रोक के रखा हुआ है। सबसे पहले धान का घोटाला, फिर सरसों का, फिर गेहूं का, फिर चने का घोटाला किया गया। उसके बाद तबादला नीति जो बनाएगी इसमें घोटाला हुआ, जो ट्रांसफर करेंगे उसमें घोटाला किया। उसके बाद साथियों, चावल का घोटाला आपके सामने आया। चावल के घोटाले के बाद एजुकेशन में घोटाला हुआ, और उसके बाद ये जो आपकी रजिस्ट्रियां हो रही थी, इनमें बहुत बड़ा घोटाला किया गया। जहां 9 महीने में 9 घोटाले किए, लोगों को दुखी किया, परेशान किया, वहीं 3 नए अध्यादेश लेकर के आ गए। और वो जो तीनों नए अध्यादेश है, वो अध्यादेश किसान का जो है डेथ वारंट है, उसकी कॉपी मेरे पास है, आपके पास तो शायद किसी पे है या नहीं है। लेकिन मैं ये जो पढ़े लिखे आपके नौजवान बच्चे हैं जो आज बेरोजगार हैं, जो सारा दिन टेलीफोन के ऊपर जानकारियां हासिल करते हैं, मैं उन बच्चों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो 3 नए अध्यादेश के अंदर की सरकार लेकर के आई है, गूगल में जाकर के सर्च करके उन तीनों अध्यादेश को निकाल करके उनकी कॉपियों को पढ़ने का काम करें। तीनों अध्यादेशों में जो बात लिखी हुई है, अपने बड़े बुजुर्गों को बताए। पहला जो अध्यादेश है उसमें यह साफ लिखा हुआ है
कि पहले किसान की फसल को कोई भी गोदाम के अंदर बड़ी संख्या के अंदर खरीद करके उसकी जमाखोरी नहीं कर सकता था। सन 1955 में हमारे देश में एक कानून बना था कि किसान के खेत में होने वाली फसल को जमाखोर किस्म के लोग कारखानों में या किसी गोदाम में लिमिटेड संख्या में तो उसको जमा कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर किसी के यहाँ ज़्यादा कोई दाल मिल जाती थी, चावल मिल जाता था, किसी पे गेहूँ मिल जाता था, किसी पे चना मिल जाता था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती थी। जमा इसलिए नहीं करने देते थे कि अगर किसी ने ज़्यादा किसी दाल को खरीद करके गोदाम में भर करके जमा कर दिया और जब उसकी शॉर्टेज मंडी में आएगी, जब शॉर्टेज आएगी तो फिर वो अपने गोदाम से निकाल करके उस माल को महंगे में बेचता था। इसलिए कानून बनाया कि किसान के खेत की फसल के दाम ज़्यादा बढ़े ना, महंगाई ना बढ़े, इसके लिए जमाखोरी खत्म हो। लेकिन इस सरकार ने फिर से बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट को, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों को इस बात की छूट दे दी कि आप कितना भी दाल का स्टॉक कर सकते हो, चावल का स्टॉक कर सकते हो, गेहूं का स्टॉक कर सकते हो, आप किसी भी खेत में होने वाली फसल को स्टॉक कर सकते हो। अगर वो स्टॉक करेंगे तो आने वाले समय में हमारे सामने बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। दूसरा जो अध्यादेश है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है, अब तक किसान अपना बाजार के अंदर जब कोई फसल बेचने जाता था, चाहे हम धान बेचने जाते थे, चाहे हम गेहूं बेचने जाते थे, चाहे हम उसके साथ साथ गन्ना बेचना जाते थे, चाहे कोई बाजरा बेच रहा था, चाहे कोई सरसों बेच रहा था, चाहे कोई कपास बेच रहा था, उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा था। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर दिया। अब तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। अब तो आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट बना करके अपनी फसल बोनी पड़ेगी। ये जो मंडियां हैं जहां तुम अपना माल बेच करके आ रहे हो, इन मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। फिर खुली छूट दे दी जाएगी कि कोई व्यक्ति आपके पास आकर के आपकी फसल की कीमत करके आपसे खरीद करके ले जा सकेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे उसमें एक बड़ी दिक्कत यह है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी उसकी फसल को नहीं खरीदती तो आप कोर्ट में जा सकोगे। कोर्ट के दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए। आपने कल को किसी भी जमींदार ने जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तेरे को 100 क्विंटल गेहूं दूंगा, कंपनी ने साइन कर लिया और आपके खेत की फसल जब निकल गई, जिस कंपनी से आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जब आप उसको टेलीफोन करोगे कि आप आकर के खरीद करके लेकर के जाओ, मेरी फसल पक गई, मैंने निकाल ली, तो उस कंपनी का जो भी कोई मैनेजर आपके पास आएगा वो उस गेहूं में हाथ डाल करके कहेगा कि गेहूं अच्छी तरह से पकी नहीं, पकाव अच्छा नहीं है। फिर वो कहेगा इसका साइज सही नहीं है, इसलिए हम तेरी फसल को नहीं खरीदेंगे। आप उसके लिए कहीं अपील दलील नहीं कर सकते। आप उस कंपनी के मालिक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। फिर कोई ना कोई उस कंपनी का बिचौलिया आप पे आएगा और आकर के कहेगा 300 रुपये क्विंटल सस्ते में अगर देगा तो मैं तेरी बिकवा दूंगा। किसान को मजबूर होकर के उसको भी सस्ते में देना पड़ेगा। इस तरह का कानून केंद्र की सरकार किसान के लिए बनाने जा रही है। इसके लिए अधिसूचना जारी होगी है। जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन आएगा उसी दिन इस अधिसूचना पे मोहर लग जाएगी, पार्लियामेंट में इसको कानून बना दिया जाएगा। आप चाहते हो कि भाजपा की जो सरकार, जो किसान का विरोध करने वाली सरकार है, इससे छुटकारा मिले, तो साथियों इसकी शुरुआत आपके यहां से होनी चाहिए। आपके यहां पे बाई इलेक्शन आ रहा है।
सरकार में बैठे लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, लोगों को जाकर के तरह तरह से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने और धमकाने की भी कोशिश जारी है। मैंने सुना था यहाँ मंत्री आया, दलाल जो है, उसने गांव के लोगों से मिलकर के कहा कि हमारी सरकार तो बहुमत की है, अगर एक सीट ना भी जीत पाए तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथियों, एक सीट कम हो जाने से सरकारें बदल जाया करती हैं। उदाहरण आपके सामने है, बंसीलाल हमारे प्रदेश के अंदर 72 के अंदर मुख्यमंत्री था। 74 में बाई इलेक्शन हुआ, रोडी से चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा, लोगों ने 20,000 वोटों से जिताया था। बंसीलाल को 1 साल के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा। इसी तरह फिर एक उपचुनाव हुआ था नरवाना का 94 के अंदर। 92 के अंदर हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री भजनलाल था, और जब 94 का बाई इलेक्शन हुआ था, जब चौटाला साहब उस बाई इलेक्शन को जीत करके विधानसभा में पहुंचे थे, 1 साल के बाद भजनलाल को भी सत्ता से बाहर जाना पड़ा। फिर उसके बाद बंसीलाल सत्ता में आ गए, 96 में मुख्यमंत्री बने, और 99 के अंदर एक चुनाव फिर बाई इलेक्शन हुआ। वो बाई इलेक्शन था फतेहाबाद का। उस फतेहाबाद के बाई इलेक्शन में चौधरी संपत सिंह को चौटाला साहब ने चुनाव लड़ाया, वो वहां से जीते। बंसीलाल को भी 6 महीने के बाद सत्ता से बाहर होना पड़ा था। आज की जो मौजूदा सरकार है, उसका तो सरकार बनने से पहले आपस में विरोध शुरू हो गया। उनकी अपनी पार्टी के लोग कहते हैं हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। जो समर्थित पार्टी है जजपा, उसके एमएलए रोज अपने आकाओं को गालियां देने का काम करते हैं। ऐसे लोग सत्ता में ज्यादा दिन बने नहीं रह सकते। आप यहां से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को चुनाव जिता करके भेजो, 1 साल में इन लोगों को सत्ता से बाहर कर देंगे। इसलिए आपसे अपील करने आए हूं, निवेदन करने आए हूं। जिस सरकार का काम था आपके यहाँ पे सुविधाएं देना, नहर बनाना, सड़क बनाना, जिसका काम था कॉलेज और स्कूल बनाना, जिस सरकार का काम था पीने का स्वच्छ पानी देना, जिस सरकार का काम था हरियाणा प्रदेश के नौजवान पढ़े लिखे को रोजगार और नौकरी देना, बुजुर्ग का मान सम्मान बढ़ाने के लिए उसकी पेंशन की बढ़ोतरी करना, ये काम करने की बजाय 9 घोटाले करके प्रदेश के लोगों को दुखी और परेशान किया। इसलिए साथियों, ऐसे लोगों को चलता किया जाए। फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को इस प्रदेश में बढ़ाने का काम करो। आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आप सबसे पूछ करके जिसको उम्मीदवार बनाए, उसको जिता करके हरियाणा प्रदेश से इस भारतीय जनता पार्टी का अंत करना शुरू करो। यही बात आपसे करने है। आपने सुनी, आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।